नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भी। आप सभी साथियों का आपके अपने प्यारे से चैनल बी स्टडी हब में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है भी, हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चल रही है, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था की हमारी क्लासेस चल रही है दोस्तों। ये क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल है दोस्तों। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो साथी है वो इस हमारी क्लासेस में कंफर्टेबल हैं और उनको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें भी समझ आ रही है। अगर आपने पहले हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो शुरू से लेकर एंड तक, आज तक की टिल डेट तक अपनी जो क्लासेस हैं आप अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था अभी? लास्ट क्लास में हमने अपना 1800, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम 1892 का जो है ना वो भारतीय परिषद अधिनियम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो कांग्रेस के बारे में थोड़ी डिस्कशन की थी हमने, कि कांग्रेस है जो किसकी दिमाग की उपज थी, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। और लॉर्ड डफरिन ने एक क्या किया था, एक रिटायर्ड सिविल ऑफिसर, ब्रिटिश सिविल ऑफिसर थे रिटायर्ड, उनको ए ओ ह्यूम जिनका नाम था, उनको नियुक्त किया और कहा था कि भाई भारत के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनका एक ग्रुप बनाओ। ठीक है। और आपको जैसे सभी जातियों को पता भी है कि 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम द्वारा ही मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई। और कांग्रेस का शब्द का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एक ग्रुप ऑफ डेलीगेट पीपल, जो आपको मैंने बताया था। ठीक है। और कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में जैसे कि आप सभी साथियों को पता कि उमेश चंद्र बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। ये सब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख नहीं रहे हैं, जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने आपको ये डिस्कशन किया कि कांग्रेस के अधिवेशन के जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के सामने ये भी बताया था कि 9 प्रस्ताव रखे गए थे, यानी कि 9 डिमांड रखी गई थी, जिनमें से कुछ मांगों को पूरा करते हुए अगला भारतीय परिषद अधिनियम आया था, जो कि 1892 में भेजा गया दोस्तों। ठीक है, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद हम सीधा डायरेक्ट बात करते हैं 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में। तो जो भी साथी साथ साथ नोट्स बना रहे हैं वो हेडिंग डाल लीजिए। अदरवाइज हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बी स्टडी हब, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी साथी को कोई नोट्स बनाने की वैसे तो ज़रूरत है नहीं, वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मुहैया करवाई जाती है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अभी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगर आप साथ साथ बना रहे हो तो वो एक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम, या इंग्लिश वाले साथी इसको लिखेंगे 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है दोस्तों, ये आप हेडिंग डाल लीजिए। अब इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, वो क्या क्या महत्वपूर्ण प्रोविजंस या प्रावधान हुए वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके तहत गवर्नर जनरल और वाइसराय की, जो लास्ट टाइम एक मैंने आपको बताया था परिषद में क्या किया था, विस्तार किया गया, तो इसके तहत गवर्नर जनरल, या फिर वाइसराय भी इस टाइम थे, वाइसराय बोल सकते हो आप, वाइसराय की परिषद थी उसको पुनः से विस्तार किया गया, उसका परिषद का पुनः विस्तार किया गया, पुनः विस्तार किया गया दोस्तों। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे उनकी परिषद का पुनः विस्तार किया गया। एज पर दिस एक्ट काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय वाज एक्सपेंडेड अगेन। काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ये फिर आप लिख लीजिए वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय वाज एक्सपेंडेड अगेन, एक्सपेंडेड अगेन। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, अब तक भारतीय बजट पर विधान परिषद के सदस्यों को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं था, बजट पर बहस का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन 1892 में पहली बार विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को भी बजट पर सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। तो इसके अंतर्गत दूसरा क्या प्रोविजन हुआ वो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो लिख लीजिए।
दूसरी बात इसमें हुई कि इसके तहत प्रथम बार परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। बजट पर बहस का अधिकार मिला। ठीक है जी, कि पहली बार बजट पर भारतीय सदस्यों को या फिर भारतीय बजट पर पहली बार परिषद के सदस्यों को बहस करने का अधिकार मिला। एज पर दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम members of council got the right to do debate on budget। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट इसमें आप लिख लीजिए, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का यूज किया गया, प्रणाली को अपनाया गया। इंग्लिश वाले दोस्त इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम कौन से, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस को अपनाया गया। यानी कि क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट जो इलेक्शन प्रोसेस थी उसको अपनाया गया था। किसके तहत, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। अब तक भारत में इलेक्शन या निर्वाचन नाम की कोई चीज नहीं होती थी दोस्तों। पहली बार 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत ही भारत में अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को अपनाया गया। किसके लिए अपनाया गया, नगर पालिकाओं में हुआ था। ये कहाँ, किसके लिए, तो किसके लिए दोस्तों, किसके लिए ये हुए थे, नगर पालिकाओं के लिए, और जिला बोर्डों के लिए और विश्वविद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए। यानी कि नगर पालिकाओं यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज और फिर जिला बोर्ड यानी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिए, एंड विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज, इन सब के लिए पहली बार अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को अपनाया गया। किसके तहत, 1892 के अधिनियम के तहत। ये पहला मौका था दोस्तों जब भारत में निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। इसके बाद की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है इसके बाद की। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए है, पढ़नी हमें हिस्ट्री में होती है, तो थोड़ा सा फोकस करके आप सुन लीजिए दोस्तों। आप सभी को पता है जब 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आ गया तो इसके बाद 1899 से लेकर के 1905 तक भारत का वायसराय बनकर कौन आता है, लॉर्ड कर्जन आता है। आपको पता होगा कि भारत का सबसे बदनाम वायसराय ही लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन ने देखा कि बंगाल के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही जागृत हो रही है। इस बात से लॉर्ड कर्जन को क्या हुआ, इनसिक्योरिटी पैदा हुई। इसके बाद कर्जन ने बंगाल के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। बंगाल के विभाजन की घोषणा, कारण क्या बताया, कारण ये बताया भाई, इसका कारण प्रशासनिक बताया और कहा कि भाई बंगाल प्रांत बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है, विस्तृत है कि यहाँ पर प्रशासन चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसलिए प्रशासनिक कारणों से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। ये तर्क दिया किसने, लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन एक्चुअली बंगाल के लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो कमजोर करने के लिए ये काम किया गया था। विभाजन करके एक बंगाल को बनाया गया जहां हिंदुओं की संख्या
मुसलमानों से अधिक थी, और एक बंगाल वो बनाएगा जहां मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से अधिक थी। अब हमें समझ में आ गया दोस्तों कि बंगाल का विभाजन का कारण प्रशासनिक बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक था दोस्तों। प्रशासनिक बिल्कुल नहीं था, सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। भारतीयों को बेहद गुस्सा आया, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आया। ठीक है, इसी विरोध में भारतीयों ने क्या किया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं फूट डालो और राज करो में अंग्रेज क्या हुए, सफल हुए, क्योंकि भारत के मुसलमानों के मन में ये डर डाल दिया कि कल को अगर राजनीतिक अधिकार मिलेंगे तो सारे के सारे किसको मिल जाएंगे, कांग्रेस को मिल जाएंगे। और कांग्रेस तो मुख्य रूप से क्या है, ज्यादातर हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अंग्रेजों ने मुस्लिमों को दिखाया और ये भी जताया कि हम आपके हितैषी हैं। ठीक है, हम आपके भले की बात करते हैं, हम आपके शुभ चिंतक है। कहीं ना कहीं इस इनसिक्योरिटी से आपको पता ही है कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, यानी कि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह द्वारा मुस्लिम लीग की क्या कर दी गई दोस्तों, स्थापना कर दी गई। मुस्लिम लीग की स्थापना के कितने, 3 उद्देश्य थे। 3 उद्देश्य वो कौन कौन से थे? सबसे पहले कि भारत के मुस्लिमों में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा भाव पैदा करना। सबसे पहला ये उद्देश्य था क्या, भारत के मुस्लिमों में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा भाव पैदा करना। और दूसरा यह कि भारत के मुस्लिमों में कांग्रेस के प्रति घृणा, ईर्ष्या पैदा करना। और तीसरा कारण यह था कि भारत के मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करना। इन 3 उद्देश्यों से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 2 विचारधारा के लोग काम कर रहे थे। 2 विचारधारा कौन कौन सी थी वो, एक थी नरमपंथी विचारधारा के लोग, एक थे गर्मपंथी की विचारधारा के लोग। 1906 में ही दोनों में लड़ाई हो गई दोस्तों। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, आप सभी को पता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। इसमें विवाद हुआ, क्या नरमपंथी वाले बोले कि हमारे नेता अध्यक्षता करेंगे, गर्मपंथी वाले बोले भी हमारे नेता अध्यक्षता करेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और अगले ही साल यानी कि 1907 में जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। तो यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। कहने का मतलब कि एक तरफ मुस्लिम लीग बन गई कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस आपस में ही लड़कर 2 दलों में बंट गई थी, नरम दल यानी कि मॉडरेट्स और गर्म दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट, है ना, एक्सट्रीमिस्ट। ये 2 गुटों में कांग्रेस बंट चुकी थी। अब मुस्लिमों ने अंग्रेजों से अलग निर्वाचन मंडल की मांग कर दी। अब एक तरफ मुस्लिम अपने लिए अलग राजनीतिक अधिकार चाह रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेजों का मकसद ही था कि भाई फूट डालो और राज करो। 1905 से लेकर के 1910 तक भारत का वायसराय बनकर आता है लॉर्ड मिंटो सेकंड। इस समय भारत का राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले हुआ करता था। लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो दोनों ने मिलकर के फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को हरी झंडी दिखाई और अगला भारतीय राज्य परिषद अधिनियम भेजा, जो क्या कहलाता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो है ना बड़ी मजेदार कंसेप्ट, बिल्कुल आई आपको बात समझ में। कंसेप्ट क्लियर करो दोस्तों, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये बोला है आपको, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस तमीज से आप पढ़ लो। ठीक है, तो अभी सारे के सारे दोस्त 1909 की हेडिंग डाल लीजिए भाई। सभी दोस्त क्या जो नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ सब हेडिंग डालो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। यहां तक ओके है सबको, कोई दिक्कत परेशानी? तो सबसे पहले आप दोस्तों ये लिखिए कि इसका एक अन्य नाम क्या है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सेम ही है अभी, इंग्लिश वाले दोस्त भी यही लिखेंगे, इनका नाम तो सेम ही है, मार्ले मिंटो सुधार को थोड़ा रिफॉर्म एक्ट लिख दो, रिफॉर्म एक्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, इसको
एक इस नाम से भी जाना जाता है। इस टाइम वायसराय कौन था? वायसराय कौन था भाई इस टाइम? इस टाइम वायसराय थे कौन? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो सेकंड, या फिर द्वितीय लिख सकते हो, ठीक है। और भारत का राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मार्ले, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ये चीज बिल्कुल ओके है ना? कंसेप्ट क्लियर लिखो। यानी कि 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, उसको अन्य नाम से किस एक नाम से जाना जाता है? मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से? क्योंकि इस टाइम वाइस रहे थे लॉर्ड मिंटो सेकंड थे, और 1909 में भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड मार्ले था दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक ओके रिपोर्ट है? यहाँ तक बात क्लियर है ना आपको? देखो सारे एक समझ में आ रहे हैं ना आपको? सारे के सारे जितने अपन ने एक्ट किए हैं सारे के सारे आपको समझ आ रहे हैं अच्छे तरीके से? अभी कंपटीशन हाई है दोस्तों, तो उस हिसाब की तैयारी भी करनी पड़ेगी दोस्त, लेवल हाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ी है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक तथ्य है। लेकिन स्थापना कैसे हुई और किस उद्देश्य से हुई, ये कंसेप्ट है दोस्तों। तो कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक सवाल आते थे भाई, जैसे कि कोई भी एक बड़े ही उटपटांग से सवाल आते थे। क्या आते थे? सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो बताओ ये गाना किसने गाया? आंसर होता था कुमार सानू, टिक लगाकर 2 नंबर पक्की भाई। इस हिसाब के ऐसे सवाल अभी नहीं देखने को मिलेंगे, मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 1909 क्या पार्लियामेंट सुधार का, इसके तहत क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या प्रोविजंस हुए, वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले नंबर पे आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। क्या हुई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है दोस्तों। इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, ठीक है। यानी कि इंग्लिश वाले दोस्त क्या लिखेंगे? एज पर दिस एक्ट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज स्टार्टेड, रिप्रेजेंटेशन वाज स्टार्टेड। इंग्लिश में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना भाई। अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है कि मुस्लिमों को अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है? यानी कि मुस्लिमों को पृथक या फिर अलग बोल सकते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, व्यवस्था की गई। यानी कि मुस्लिम got a separate इलेक्टोरेट, ठीक है जी। आई बात समझ यहाँ पे? देखो दोस्तों, गांधी जी ने पार्लियामेंट सुधार के लिए कहा था कि इसी ने भारत का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। किसने किया? पार्लियामेंट सुधार ने। क्योंकि भारत में राजनीतिक तौर पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में सबसे बड़ी फूट इसी ने डाली। सबसे बड़ी फूट वो पार्लियामेंट सुधार के तहत ही पड़ी थी, ठीक है। यही था असली राजनीतिक विभाजन। मार्ले और मिंटो को ज्ञात था इस चीज का कि मुस्लिमों को हम अलग निर्वाचन देखकर ही ऐसा जहर बो सकते हैं, ऐसे मतलब बीज बो सकते हैं जिसका नतीजा बहुत भीषण होगा। और नतीजा आपको पता ही है भाई क्या हुआ था। हमें आजादी जरूर मिली दोस्तों, लेकिन बड़े खून खराबे के बाद मिली। देश का विभाजन हुआ, लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोग मारे गए, तब कहीं जाकर हमें आजादी मिली दोस्तों। सांप्रदायिकता के आधार पर इतना बड़ा अंतर पैदा करके अंग्रेज यहाँ से चले गए कि वो हम आज तक भी उस अंतर को ना समेट नहीं पाए हैं, आज तक भी उस अंतर को हम खत्म नहीं कर पाए, ठीक है। तो सेकंड इसमें क्या प्रोविजन हुआ था? सेकंड इसमें प्रोविजन वो हुआ, आप लिख लीजिए। दूसरा प्रावधान इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद में, इसके तहत केंद्रीय
विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या क्या बढ़ाई गई, इंक्रीज की गई, यानी कि इसमें कुल सदस्य कितने कर दिए, कुल सदस्य कर दिए 60 कर दिए, कुल सदस्य कितने 60 कर दिए गए। तो इंग्लिश वाले दोस्त लिखेंगे टोटल मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, total members in central legislative assembly were increased। ठीक है जी, यानी कि इसमें टोटल मेंबर अब कितने हो चुके हैं, टोटल मेंबर्स हो चुके हैं 60। ओके, तो इसके तहत क्या हुआ, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यानी कि कुल मेंबर्स इनको कितने कर दिए गए थे, 60 कर दिए गए थे दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ। और तीसरा प्रावधान और लिख लीजिए आप फटाफट, इसके तहत भारतीय परिषद में, भारतीय परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, शामिल किया गया, यानी कि 2 इंडियन मेंबर्स व included in इंडियन काउंसिल। ये जो भारतीय परिषद थी ये इंग्लैंड में बनी थी, आप सभी को अच्छे तरीके से याद होगा दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट अधिनियम आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का। तो सारे के सारे दोस्त नेक्स्ट अधिनियम की हेडिंग डाल लेंगे 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। या फिर 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय भारत का वाइसराय कौन था भाई, इस समय वाइसराय कौन था, इस समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव कौन था, वो था एडविन मोंटेग्यू, एडविन मोंटेग्यू। इसलिए इस अधिनियम को अन्य नाम क्या दिया दोस्तों, इस अधिनियम को अन्य नाम दिया क्या, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यानी कि इंग्लिश वाले दोस्त भी इसको ऐसे लिखेंगे ना भाई, मोंटेग्यू, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट। ओके, इसके तहत क्या क्या प्रावधान हुए, क्या क्या इसके तहत प्रोविजंस हुए, अब उनको हम बारी बारी पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसके तहत क्या प्रावधान हुआ, सबसे पहला इसके तहत क्या प्रावधान हुआ,
इसके तहत सरकार के कार्यों को केंद्रीय और प्रांतीय सूची में बांटा गया। तो सबसे पहला इसके तहत क्या प्रावधान हुआ था, सरकार के कार्यों को केंद्रीय एवं प्रांतीय सूची में विभाजित किया गया, एवं प्रांतीय सूची में विभाजित किया गया, विभाजित किया गया। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि 1919 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके तहत पहला ही प्रावधान ये किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय सूची में सरकार के कार्यों को विभाजित किया गया। तो इंग्लिश वाले दोस्त क्या लिखेंगे, वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट वर डिवाइडेड एज पर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है जी, वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट वर डिवाइडेड एज पर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट। इसके तहत दूसरा प्रावधान क्या किया गया दोस्तों, दूसरा कार्य महत्वपूर्ण कार्य इसके तहत हुआ कि केंद्र में द्विसदनीय, सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखिए, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई, स्थापित की गई। ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन सेंटर। ठीक है, अभी तक एक केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी दोस्तों। तो केंद्रीय विधान परिषद को अब क्या कहा जाने लगा, राज्य परिषद कहा जाने लगा। ये दोस्तों आप याद रखिए, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद को क्या कहा जाने लगा, अब राज्य परिषद कहा जाने लगा, राज्य परिषद कहा जाने लगा। केंद्रीय विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको क्या कहा जाने लगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इसके मेंबर कितने थे, इसमें कितने 60 सदस्य होते थे, 60 सदस्य यानी कि 60 मेंबर्स। यहां तक चीजें क्लियर है आपको। ठीक है, द्विसदनीय तो आप समझते हो ना क्या होता है, द्विसदनीय यानी कि बाइकैमरल क्या होती है। द्विसदनीय एक ऐसी विधायिका या लेजिस्लेचर होती है जिसमें 2 सदन होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि संसद कहलाता है, संसद बनती है 2 सदन होते हैं। राष्ट्रपति एक बार एक अलग लिखिए, 2 सदन होते हैं, अंग नहीं बोल रहा आपको, 2 सदन, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा होती है। राज्यसभा तो आज राज्यसभा हो, इसको 1919 में बनाया गया था, है ना। राज्यसभा जो आज राज्यसभा है उसको 1919 में बनाया गया था राज्य परिषद, स्टेट ऑफ काउंसिल कहा जाता था। और लोकसभा जो आज लोकसभा है उसे केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके सदस्य 140 होते थे। आई बात समझिए आप। तो द्विसदनीय विधायिका, ठीक है, द्विसदनीय विधायिका क्या होती है, ये आप लिख लीजिए, द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका या बाइकैमरल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें एक राज्य परिषद होती है और दूसरी क्या होती है, केंद्रीय विधानसभा होती है। राज्य परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और ये केंद्रीय विधानसभा यानी, इंग्लिश वाले दोस्त लिखेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली।
ठीक है। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी बताइए दोस्तों? 60 बताइए, 60 सदस्य होते हैं। और केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी बताइए मैंने आपको? 140 सदस्य होते हैं। ठीक है, यहां तक मामला ओके है आपको? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब तीसरा कार्य इसके तहत क्या हुआ था? तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो दोस्तों, इसके तहत द्वैध शासन लागू किया गया। क्या किया गया? द्वैध शासन लागू किया गया, यानी कि डायरकी इन कब कहां पर? प्रोविंसेस। वॉज अप्लाइड। ठीक है। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इसके तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया, यानी कि प्रोविजंस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके तहत ही पहली बार भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। मतदान का अधिकार दिया गया। तो इंग्लिश वाले दोस्त लिखेंगे, वुमेन इन इंडिया got the right to vote for the first time। ठीक है। नेक्स्ट, इसी के तहत क्या हुआ? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया। तो इंग्लिश वाले दोस्त क्या लिखेंगे? प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज मेड। ये प्रावधान दिया गया। ये जो इंपॉर्टेंट प्रावधान थे ये इसके तहत दिए गए दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए फटाफट सारे के सारे दोस्त। नेक्स्ट क्या हुआ था? इसके तहत राज्य सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं दोस्तों आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? सेक्रेटरी, राज्य सचिव कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट got the power to अपॉइंट एंड, महालेखा परीक्षक कौन होते हैं? महालेखा परीक्षक दोस्तों ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये बातें समझ आई।
यानी कि अब प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। इसलिए निर्धारित किया गया कि हर 10 साल के बाद एक कमीशन ब्रिटेन से भेजा जाएगा, जो कि जाकर इसकी समीक्षा करेगा। 1919 के 10 साल बाद में एक कमीशन आना था, लेकिन एक साल पहले ही 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता भी है कि साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। जब साइमन कमीशन आया तो इसका विरोध हुआ दोस्तों। क्योंकि विरोध क्यों हुआ, इसके कितने सदस्य थे, इसके 7 सदस्य थे और सातों के साथ क्या थे, अंग्रेज थे। हमारी ये डिमांड थी कि भाई साइमन कमीशन में कम से कम एक सदस्य तो भारतीय होना चाहिए। इसके बाद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। लेकिन 2 सम्मेलनों का कांग्रेस ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे भी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के विफल हो जाने के बाद, असफल हो जाने के बाद, अब अगला अधिनियम भेजा गया, जो हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, जो क्या कहलाता है, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, जिससे कि हमारा 70% जो संविधान है इसी अधिनियम से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है दोस्तों। इसको हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आगे की कहानी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज की ये क्लास मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट सेक्शन में अपनी रिपोर्ट जरूर बताना भाई, किस प्रकार की क्या कुछ हिसाब लग रहा है आपको, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। पॉलिटी के आपके जो है मार्क्स नहीं कटने वाले दोस्तों, मैं आपको ये पक्का बोल रहा हूँ। हाँ, नोट्स है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल से अपनी ये PDF ले सकते हो। कोई किसी प्रकार का आपका चार्ज नहीं लगना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपकी PDF है दोस्तों, ठीक है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो में भाई, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी की कहानी आगे जो, तो अपनी पॉलिटी की जो है रेगुलर क्लासेज, अगर पहले की क्लासेज नहीं देखी है तो पॉलिटी की रेगुलर क्लासेज देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल रहे हैं। पढ़ते रहो दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कल मिलते हैं भाई, और उसके बाद में हम आगे की कहानी शुरू करेंगे। तब तक ख्याल रखना अपना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय शिव शंभू साथियों।